नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के जो विषय का जिसका चुनाव किया गया है उसका शीर्षक रखा गया है प्राच्यवाद, कंपनी राज और हिंदी। इस विषय पर बातचीत शुरू करने से पहले मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बात करने का अवसर दिया, मौका दिया। ये खुशी और ज़्यादा इसलिए है कि जिस जगह से आपने पढ़ाई की हो, अगर वह संस्थान आपको याद करे तो खुशी दोगुनी हो जाती है। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद पूरे भारतीय भाषा केंद्र परिवार का, विशेषकर भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी और डॉक्टर मलखान सिंह जी का भी हृदय से आभार। मैं विषय की ओर बढ़ता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुँच रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कृपया कमेंट में उसकी जानकारी दे दीजिएगा। विषय है प्राच्यवाद, कंपनी राज और हिंदी। इस विषय के चुनाव का एक कारण है। जब मेरी आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि प्राच्यवाद को लेकर ढेर सारी दुविधाएं और भ्रम हैं और ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के मन से उस भ्रम को थोड़ा दूर किया जाए। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में यह आया कि सिर्फ उस भ्रम को दूर न किया जाए, यह भी समझाने की कोशिश की जाए कि प्राच्यवाद की समझदारी अगर हमारी ठीक नहीं है या प्राच्यवाद से प्रभावित जो पद्धति विकसित हुई है एडवर्ड सईद के आने के बाद, अगर उस पद्धति की हमारी मुझे रमेश जी कह रहे हैं ईयरफोन लगा लें, बाकी लोगों तक पहुंच रही है, मैं थोड़ा लाउड बोलूँगा। हाँ, ठीक है। तो प्राच्यवाद की हमारी समझदारी को लेकर और स्पष्टता आएगी अगर हम कंपनी राज और उस दौर में जो हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर चीज़ें बन रही थी, अगर उसे लेकर हमारी समझदारी पे हम बातचीत करें। दुविधाएं और भ्रांतियां ढेर सारी हैं, ये सही बात है, क्योंकि जिस दौर पे हम बात करने जा रहे हैं उस दौर को लेकर हिंदी में ख़ास तौर से अभिलेखागारीय शोध बहुत कम हुए हैं और तथ्यों की जानकारी भी अपेक्षाकृत सीमित है बाकी दौर की तुलना में। एक तो समस्या यह है। दूसरी समस्या यह है कि एडवर्ड सईद की किताब प्राच्यवाद आने के बाद उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी का विकास हुआ है और उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों ने भी ढेर सारी भ्रांतियों का, भ्रमों का इस दौर के संदर्भ में विकास किया। तो मैं क्रमशः कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक पद्धति के माध्यम से यह दिखा सकूं कि त्रुटियां कहाँ हो रही हैं हम लोगों से। तो पहले हम प्राच्यवाद की ओर जाते हैं। मैं क्रमिक रूप से अपने इस पूरे व्याख्यान को 3 भागों में बांट कर रखूँगा, लगभग बराबर कि एक हिस्से में प्राच्यवाद आप लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। यह हिस्सा विशेषकर विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर है। इसके बाद कंपनी राज को हमें कैसे समझना चाहिए इसे दूर करने के लिए, और उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य पे भी मैं 20 मिनट के आसपास चीज़ों को रखूँगा। प्राच्यवाद को लेकर ही जो भ्रांतियां हैं पहले उस पर चर्चा करें। तो प्राच्य शब्द से क्या अर्थ था, यहाँ से शुरू करते हैं। प्रारंभ में, जब शुरुआती दौर में प्राच्य से अर्थ लिया जाता था कि यूरोप के पूरब में जो भूभाग स्थित है उसे हम प्राच्य कहते थे। इसी भूभाग की भाषाओं, संस्कृतियों, यहाँ के ज्योतिष, धर्म, तर्क, नीतिशास्त्र, गणित, स्थापत्य, आप और ऐसी ढेर सारी चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं। इन विषयों का अध्ययन ही प्राच्यवाद कहा जाता था।
यानी प्रारंभिक दौर में प्राच्यवाद अकादमिक अध्ययन के एक अनुशासन के रूप में समझा जाता था। ध्यान दें, प्रारंभिक दौर में प्राच्यवाद अकादमिक अनुशासन के रूप में समझा जाता था, जिसका विषय था पूरब। यूरोप के पूरब में स्थित मध्य पूर्व हो या हिंदुस्तान हो या चीन हो, इस सारे इलाके के अध्ययन, इनके विभिन्न तत्वों के अध्ययन को प्राच्यवाद कहा जाता था। यहाँ नकारात्मक अर्थ नहीं है, एक सकारात्मक अर्थ है। यानी आप इस तरह से देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान आई, उसके बाद 1880 के बाद जो ढेर सारे विद्वान कंपनी के माध्यम से जुड़कर और दूसरे तरीक़ों से जो आए, उन लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी में ख़ास तौर से, जैसे कि विलियम जोन्स हों, जोनाथन हाइड हों या विल्किंस हों, ऐसे तमाम लोग, कोलब्रुक हों, ऐसे तमाम लोग आए जिन्होंने यहाँ की चीज़ों का अध्ययन किया। ऐसे ही दुनिया भर में हुआ। इन लोगों का बहुत सम्मान था। 19वीं 20वीं सदी में यह जानते हुए भी कि उपनिवेशवाद से जो कंपनी है उससे इन लोगों का गूढ़ संबंध है, यह जानते हुए भी इन्हें सम्मान के साथ देखा जाता था, क्योंकि इन लोगों का योगदान जो है काफ़ी हद तक था भारतीय संस्कृति और समाज के अध्ययन में। लेकिन एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म के प्रकाशन के साथ चीज़ों के बारे में, इस अनुशासन के बारे में लोगों की दृष्टि बदल गई और उसका नया अर्थ हो गया प्राच्य की पाश्चात्य अवधारणाएं। एडवर्ड सईद ने जब 1978 में अपनी किताब प्रकाशित की तो उन्होंने इसका शीर्षक ही दिया ओरिएंटलिज्म, वेस्टर्न कंसेप्शंस ऑफ द ओरिएंट, प्राच्य की पाश्चात्य अवधारणाएं। यानी उनकी व्याख्या ऐसी थी कि पूरब को समझने का एक पश्चिमी तरीका, पश्चिमी अवधारणा, इसे प्राच्यवाद कहा जाता है। निश्चित रूप से अब यह एक नकारात्मक अर्थ हो गया और जो 19वीं 20वीं सदी के जो अध्येता थे वो इससे पीछा छुड़ाने लगे, अपने आप को प्राच्यविद कहने से या इस प्रक्रिया से बचने लगे जब से एडवर्ड सईद की किताब का प्रकाशन हुआ। तो एडवर्ड सईद का कहना क्या था? एडवर्ड सईद हमसे ये कहना चाह रहे थे, आप पहले एडवर्ड सईद को जान लीजिए कि एडवर्ड सईद हैं कौन। एडवर्ड सईद फिलिस्तीन में पैदा हुए। फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क जो धीमे धीमे सिमटता चला जा रहा है और वो मुल्क जो है वहाँ पे इजराइल कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो 1948 में फिलिस्तीन छोड़कर जाना पड़ा एडवर्ड सईद को सपरिवार अपने लोगों के साथ, और वो पहले इजिप्ट जाके बसे, मिस्र जाकर बसे और वहाँ से उनका परिवार अमेरिका चला गया। वो अच्छे परिवार से थे, धनी परिवार से थे। अमेरिका में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और अंग्रेजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए और उसके बाद उन्होंने अपने अध्ययन का विस्तार किया। एक से एक किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनकी जो प्रशंसा की चीज़ें हैं, पहले उस पर आपको जानकारी दे दूं। उन्होंने फिलिस्तीन के प्रश्न को लेकर एक किताब लिखी है जिसमें ये समझाया है कि किस तरीके से फिलिस्तीन को तबाह किया गया। उन्होंने संस्कृति और साम्राज्य के संबंध पर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने संगीत पर किताब लिखी है। उन्होंने अंग्रेजी आलोचना को समझने के लिए ढेर सारे सिद्धांत गढ़ने के प्रयास किए, जिसमें कॉन्ट्रापंटल रीडिंग, जिसकी आपने कभी चर्चा सुनी होगी। कॉन्ट्रापंटल रीडिंग ऐसी ही एक पद्धति है जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा आजकल जिस तरीके से अमेरिका में एक किस्म का इस्लामोफोबिया क्रिएट करके, तैयार करके, मध्य पूर्व में इस्लामिक एक ताकत का विस्तार दिखा करके और अमेरिकी मीडिया में जिस तरीके से खराब छवियां प्रस्तुत करके अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने बहुत शानदार चीज़ें लिखी हैं। साथ ही उन्होंने हंटिंगटन की जो सभ्यताओं के संघर्ष वाली सिद्धांत है, उस सिद्धांत की बहुत अच्छी आलोचना की है। उन्होंने इतिहास के अंत की जो धारणा थी उसको खंडित करने का प्रयास किया। तो उनके योगदान ढेर सारे। लेकिन प्राच्यवाद की इस थीसिस के साथ जो सिद्धांत उन्होंने गढ़ा, उसके साथ एक समस्या है, और समस्या यह है कि उनके इस सिद्धांत के बाद जो उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी का विकास हुआ, उसने पूरब को देखने के क्रम में एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी चश्मे को लगातार पहनने की
प्रक्रिया का आरंभ किया। यानी जब भी 19वीं सदी या 18वीं सदी के अंत के चीज़ों को देखा जा रहा था, उसे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कोण से ज़्यादा देखा जाने लगा और सारा ठीक रहा कि जैसे इस दौर में जो भी गलत हुआ, जो भी समस्याएं पैदा हुई, उसका जिम्मा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का है। इस दृष्टि से चीज़ों को देखा जाने लगा। यह एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए एडवर्ड सईद के इस सैद्धांतिकी का जबरदस्त विरोध हुआ। भारत के 3 प्रमुख विद्वानों ने इसका खुलकर विरोध किया, जिनके नाम से आप परिचित होंगे, एजाज अहमद, इरफान हबीब और सुमित सरकार। मैं इनकी बात करने से पहले आपको फिर से बता दूं, प्राच्यवाद पहले एक सकारात्मक अर्थ के रूप में जाना जाता था, यानी अकादमिक अध्ययन के एक अनुशासन के रूप में जाना जाता था, जिसमें विषय था पूरब और पूरब की भाषाओं, संस्कृतियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। लेकिन परवर्ती दौर में यह हुआ कि जब से एडवर्ड सईद की किताब आई, प्राच्यवाद को प्राच्य की पाश्चात्य अवधारणाओं के रूप में समझा जाने लगा और यह इतना अधिक बढ़ गया कि लोग इससे पीछा छुड़ाने लगे। बुद्धिजीवियों को यह लगने लगा कि उन्हें अगर प्राच्यवादी कह दिया गया तो यह एक नकारात्मक चीज़ हो जाएगी। 1-2 संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड में जो ओरिएंटल स्टडीज सेंटर है वो अभी भी अपने नाम में ओरिएंटल रखा हुआ है, या स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ जो है SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, उसने भी अपने नाम में रखा हुआ है। और हिंदुस्तान में भी प्राच्य संस्थान के केंद्र अभी भी बने हुए। तो यह जो परिस्थिति निर्मित हुई, उसकी आलोचना आरंभ हुई और भारत के इन 3 विद्वानों जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने शानदार आलोचना प्रस्तुत की। इरफान हबीब ने कुछ उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह हर जगह लागू नहीं होता और मध्य पूर्व को आप जैसे देखते हैं वैसे ही पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। इरफान हबीब ने हमें यह भी समझाने की कोशिश की कि प्राच्यवाद की जो सईदी थीसिस है, सईद ने जिस तरह से इसे स्थापित करने की कोशिश की है, उसके बाद हो यह रहा है कि औपनिवेशिक दौर को एक ही कोण से देखा जा रहा है, जबकि किसी भी दौर में ढेर सारे अन्य प्रभावी कारक होते हैं। यानी 19वीं सदी को हमें समझना है तो सिर्फ हम कंपनी और अंग्रेजी साम्राज्य को देखेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अतीत के साथ और उस दौर में उत्पादन शक्तियों के बदलाव के साथ, उत्पादन संबंधों के बदलाव के साथ, राष्ट्रवाद के विकास के साथ ढेर सारी नई चीज़ों का विकास होता है और उनके प्रभाव में भी दौर को देखना चाहिए, सिर्फ औपनिवेशिक चश्मे से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हबीब ने इस दृष्टि से सईद की आलोचना की और बताया कि सईद ढेर सारे ऐसे उदाहरण लेकर के आते हैं और किसी को भी अपने परिभाषा की प्राच्यवादी छवि चस्पा कर देते हैं, जो उन्हें अपने पक्ष में अनुकूलित करने लायक लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी दौर अन्य और भी प्रभावों से संचालित होता है। यह जरूर है कि सर्वाधिक प्रभाव अपनी उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का रहा होगा, लेकिन उसके अलावा जो प्रभाव थे उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। एजाज अहमद ने भी इसी तरीके से सईद की आलोचना की और बताया कि सईद मार्क्सवादी शब्दावली जो इस दौर तक काफ़ी ताकतवर थी, उस शब्दावली से निजात पाने का एक रास्ता बुद्धिजीवियों को मुहैया कराते हैं। सांस्कृतिक चीज़ों से टकराना जहाँ संभव है, लेकिन मार्क्सवाद की शब्दावली से मुक्त होकर संभव है। इसके कारण सईद बहुत पॉपुलर हुए, ऐसा एजाज अहमद तर्क देते हैं और बताते हैं कि सईद जो हैं एक विमर्श के रूप में प्राच्यवाद को स्थापित कर देते हैं और उस विमर्श को इतना पीछे तक खींच के ले जाते हैं जब फूको ने भी विमर्श की परिकल्पना नहीं की थी। तो ये दूसरी आलोचना उन्होंने उनके बारे में की। यह इन थ्योरी नाम की एजाज अहमद की पुस्तक है, उसमें उन्होंने यह लिखा है और भी ढेर सारे लोगों ने आलोचना की। हरीश त्रिवेदी ने तो इसे गमे इस्लाम तक कह दिया और सुमित सरकार का मैंने आपके सामने नाम लिया। सुमित सरकार खुद उत्तर उपनिवेशवाद से जुड़े रहे, लेकिन जुड़े रहते रहते उन्हें समझ में आया कि यह एक एक्सट्रीमिज्म तक जा रहा है और उपनिवेशवाद को एकमात्र प्रभावी कारक किसी दौर को समझने का तय करके गलत निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 19वीं सदी में अगर जातिवाद है या 19वीं सदी में सांप्रदायिकता के तत्व दिखते हैं
और अंग्रेज उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जातिवाद या सांप्रदायिकता के कारक पीछे हमारे पीढ़ी में मौजूद नहीं थे, पीछे हमारे इतिहास या संस्कृति में मौजूद नहीं थे। उनका प्रभाव भी बराबर था, उसे भी अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लता मणि और कई लोगों के लेखन का अध्ययन करके बताते हैं वो कि इन लोगों के लेखन से ऐसा लगता है कि सती प्रथा का अंग्रेजों को विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भारतीय परंपरा का एक तत्व था। तो एक एक्सट्रीमिज्म तक चीज़ों को खींच कर ले जाने की जो प्राच्यवाद में सईदी थीसिस के आने के बाद और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के विकास के बाद जो प्रवृत्ति हुई, मेरा आपसे कहना ये है कि जब अपने अतीत का अध्ययन कीजिए तो इस सीमाग्रस्तता में मत फंसिए। बुद्धिजीवी का काम है, अध्येता का काम है कि वो पूरे चेहरे को स्पष्ट करने की कोशिश करे। अगर हम चेहरे का 70% ही बता रहे हैं और 30% छोड़ दे रहे हैं, तो यह भी एक किस्म के असत्य का विस्तार है और इस विस्तार को बढ़ावा देने से हमें बचना चाहिए। किसी भी दौर को समझने के लिए जितने प्रभावी कारक हो सकते हैं, उन सारे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बाकी आलोचनाएं छोड़ रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्राच्यवाद की को लेकर जो बहस है, उस बहस का एक अंदाज़ा मिल गया होगा। अब देखते हैं कि कंपनी राज और हिंदी के संबंध में इसे कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी राज को देखते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपने पैर पसार रही थी, तो उस प्रसार के पीछे जो आर्थिक तंत्र काम कर रहा था, जो आर्थिक कारक थे, उन आर्थिक कारकों को समझने की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत अच्छे विद्वान हैं शेखर बंदोपाध्याय, जिनकी किताब है पलासी से विभाजन तक। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जब पसार रही थी, तो शुरू में एक किस्म की हिचक उसके भीतर विद्यमान थी। पलासी की लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद, बैंडी के बाद एक अच्छा खासा हिस्सा कंपनी के कब्जे में आ गया था, लेकिन कंपनी तुरंत ही ये नहीं चाह रही थी कि वो अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाए या नए साम्राज्य को नियंत्रित करने की कोशिश करे। कंपनी की आकांक्षा यह थी कि जो हिस्सा उसके कब्जे में है, और अंग्रेजी साम्राज्य से भी उसे इसी तरह की हिदायत थी कि जो हिस्सा उसके कब्जे में है, पहले उसे ठीक से व्यवस्थित करने की कोशिश की जाए। 80 के दशक में जब कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया, तो इसी हिदायत के साथ भेजा गया कि जो क्षेत्र उनके नियंत्रण में है, पहले उसे व्यवस्थित करने का और वहाँ से राजस्व वसूली की प्रक्रिया को ठीक करने की कोशिश की जाए। यह प्रारंभिक दौर था, लेकिन जो लोग यहाँ सीधे भारतीय साम्राज्य में थे, उन्हें घात प्रतिघातों का सामना करना पड़ रहा था, और इन घात प्रतिघातों को सामना करते हुए अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धीमे धीमे और साम्राज्य उनके हिस्से में आता जा रहा था। टीपू सुल्तान को परास्त करने के टीपू सुल्तान को परास्त किया, शायद वही तारीख है, वही उसी साल, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 5-7 साल में हिंदुस्तान में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार होता जाता है। तो यह हिचक किस लिए थी? कंपनी तुरंत आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रही थी? इन कारकों को हम तभी समझ सकते हैं जब साम्राज्यवाद के अलावा दूसरे प्रभावी इस दौर की चीज़ों को समझें, और फिर आप ये देखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से साम्राज्य इतना ज़्यादा बढ़ गया। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और रामविलास जी इस तरीके का प्रयोग अपने अध्ययन की पद्धति में करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो परिवर्तन आता है, इसे आप एक संक्रमण के दौर के रूप में समझिए। यानी व्यापारिक पूंजी से औद्योगिक पूंजी का जो संक्रमण है। 18वीं सदी के अंत को जब आप देखते हैं तो उसे व्यापारिक पूंजी के छाप की तरह देखनी चाहिए कि अभी भी वह छाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
और 19वीं सदी के पूर्वार्ध को जब आप देखते हैं तो आप औद्योगिक पूंजीवाद के साथ जो आक्रामकता का विस्तार हो रहा था उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कंपनी ने जो लूट मचाई थी, जो हिस्सा उनके नियंत्रण में था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उस लूट का फ़ायदा यूरोप में, इंग्लैंड में ढेर सारे ऐसे लोगों के पास पहुंचा जो उसको औद्योगिक पूंजी हेतु उपयोग में ला सकते थे और यह प्रक्रिया शुरू हुई। यानी नए उद्योग धंधों का इंग्लैंड में जो विकास शुरू हुआ वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद, उसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि अब जो मुनाफा तैयार हो रहा था औद्योगिक पूंजी से निश्चित रूप से मुनाफा बहुत तेजी से होने वाला था, और इस मुनाफे में जो भी बाधा था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना व्यापारिक तरीका जो था वह एक बाधा स्वरूप था, तो ये जो भी बाधाएं थीं उस बाधाओं को औद्योगिक पूंजीपतियों को, औद्योगिक पूंजीवाद को दूर करना था और कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करना था। तो ये जो नए किस्म की औद्योगिक पूंजी का विकास हुआ उसने 19वीं सदी में एक किस्म की आक्रामकता को जन्म दिया और साम्राज्य तेजी से बढ़ता गया। तो 19वीं सदी के बुद्धिजीवियों को, कंपनी राज के बुद्धिजीवियों का या कंपनी के संस्थानों को जब आप समझते हैं तो इस प्रभाव को ध्यान में रखना है, और 18वीं सदी के बुद्धिजीवियों को एशियाटिक सोसाइटी पे या दूसरी चीज़ों पे जब आप विचार करते हैं तो इस प्रभाव को ध्यान में रखना है। अब आप सोचिए कि सिर्फ औपनिवेशिक तंत्र को ध्यान में रखेंगे तो कितना कुछ हमारी नज़र से ओझल हो जाएगा। उत्पादन संबंधों के बदलाव और नई वैज्ञानिक और दूसरे आविष्कारों की वजह से जो बदलाव है उन्हें ध्यान में रखना है। इसी दौर को एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं 18वीं सदी के आखिरी 20 वर्षों को कि पूंजीवाद टेक ऑफ करता है। तो यह जो टेक ऑफ है, उस टेक ऑफ के बाद चीज़ें एकदम बदल जाती हैं और एक नए किस्म की व्यवस्था हिंदुस्तान में और कई जगहों पर सामने आती है, जिसने ज्ञान विज्ञान को, संस्कृतियों को, समाज को देखने की प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यानी एशियाटिक सोसाइटी को देखिए तो पुरानी परंपरा का भी ध्यान में रखिए, सामंतवाद को भी ध्यान में रखिए, 17वीं 18वीं सदी की जो व्यापारिक पूंजी से जो एक किस्म की एक्सप्लोर करने की जो संस्कृति थी उस संस्कृति को ध्यान में रखिए। लेकिन जब 19वीं सदी पे आइए तो आपको पूंजीवादी आक्रामकता को ध्यान में रखना होगा ताकि चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि जो भी इस दौर के संस्थान थे उनके उत्थान को, उनके पतन को आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही व्याख्यायित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं कुछ दुविधाओं और भ्रांतियों को उठाता हूं जिसके माध्यम से बातें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। कुछ भ्रांतियां लेते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं कि विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी की भूमिका को कैसे देखा जाए। अगर आप एडवर्ड सईद और उसके बाद उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी के साथ विकसित जो दृष्टि है, उसका जो एक्सट्रीमिज्म है, जो ये सबके साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसका जो एक्सट्रीमिज्म है, उस एक्सट्रीमिज्म के साथ जिस संस्कृति का विकास हुआ उसके तहत आप विलियम जोन्स को देखेंगे तो आप उनमें साम्राज्य के तत्व ही ज़्यादा ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन जिस दृष्टि की मैंने अभी बात की, उस दृष्टि से अगर आप उस दौर को देखेंगे तो आप साम्राज्यवाद के साथ जोन्स के जो संबंध हैं उसे तो आप स्पष्ट करेंगे ही करेंगे, जो भी जैसा भी उनका संबंध रहा है। लेकिन भारत के अध्ययन के दौरान उन्होंने जिन सार्थक तत्वों का विकास किया, हमारे अतीत के बारे में जिन चीज़ों की जानकारी दी, या जिस तरह की चेतना से वो संचालित थे, उनके बारे में भी आपको पता लगेगा। रामविलास जी ने अपनी एक पुस्तक में विलियम जोन्स का अध्ययन किया और विलियम जोन्स का अध्ययन करते वक्त उन्होंने यह बताया है कि विलियम जोन्स को कई भाषाओं का ज्ञान था, फ्रेंच का, स्पेनी का, इतालवी का और भी न जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ उन्हें हितोपदेश का,
जयादित्य का, भारतीय अतीत का, वेदों का, संस्कृत का ढेर सारा परिचय प्राप्त हो। विलियम जोन्स सिर्फ इससे परिचय नहीं रखते हैं। विलियम जोन्स जब भारतीय अतीत की बात करते हैं तो वो लक्ष्मी की स्तुति में कविताएं लिखते हैं। उन्होंने ढेर सारी कविताएं भारतीय देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए लिखी हैं, और इन कविताओं में वो इस एक्सट्रीम तक जाते हैं कि वो लक्ष्मी से स्तुति करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज जाति पर अपना आशीर्वचन, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यह जाति भी योग्य है। इस तरह की बातें विलियम जोन्स ने लिखी। न जाने कितनी भाषाओं में शकुंतला का अनुवाद हुआ। आप एल बैशम को पढ़ेंगे, ओपी केजरीवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन प्राच्यविदों ने पुरानी परंपरा की ढेर सारी चीज़ों को खंगाला। आपको समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, पुराने सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में पढ़ने का काम इन लोगों ने किया। कुतुब मीनार के या ऐसे ही जो भी स्थापत्य की चीज़ें हैं उनकी जानकारी देने की काम की, जुटाने की काम की। मतलब ढेर सारे ऐसे काम किए गए जिससे कंपनी को या साम्राज्य को तुरंत कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं था। निश्चित रूप से यह पुरानी ज्ञान की परंपरा का प्रभाव भी था, या पुराने जो आकांक्षाएं थीं 17वीं 18वीं शती की सामंती दौर की या व्यापारिक पूंजी के दौर की, उन चीज़ों का प्रभाव भी विलियम जोन्स के ऊपर था। आप विलियम जोन्स को वैसे ही नहीं देख सकते जैसे कि आप मैकाले को देखते हैं या जैसे कि जॉन गिलक्रिस्ट को देखते हैं। क्या अंतर का कारण क्या था? आप क्या एक ही पंक्ति में सबको व्याख्यायित करेंगे? ट्रेवेलियन को क्या वैसे ही समझा जाएगा जैसे कि जोन्स को समझा जाता है? ऐसा हम नहीं कर सकते। ट्रेवेलियन या मैकॉले में अगर एक आक्रामकता आई तो उसे औद्योगिक पूंजी से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि जब औद्योगिक पूंजी की आक्रामकता आई तो अंग्रेजी साम्राज्य में भी एक किस्म की आक्रामकता आई। राष्ट्रवाद की चेतना वहाँ ज़्यादा बढ़ी, दूसरों को हीन देखने की चेतना ज़्यादा बढ़ी, अपने आप को ज़्यादा सभ्य दिखाने का प्रयास किया जाने लगा, ईसाईयत के प्रसार की भावना ज़्यादा बढ़ी, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी पद्धतियों को थोपने का काम ज़्यादा होने लगा। यह सब, इस सब के पीछे औद्योगिक पूंजी के विकास का भी तर्क आपको ध्यान में रखना होगा। यही मेरा विनम्र आग्रह है। जो भी विद्यार्थी या अध्येता आज इस बहस को सुन रहे हैं, आज इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस तरह चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कीजिए। सरलीकरण में मत जाइए। सारी चीज़ों को स्पष्ट करना एक अध्येता का, एक बुद्धिजीवी का, एक शोधार्थी का दायित्व होता है। जब आप मैकाले को देख रहे हैं तो चीज़ें बदलेंगी। बहुत कम लोग इस चीज़ पे बातचीत करते हैं कि 1830 के दशक में ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी का जन्म होता है 20 के बाद। जो एंग्लिसिस्ट थे यानी मैकॉले और ट्रेवेलियन जैसे लोग, वो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति को हमारे ऊपर थोप देना चाहते थे, लेकिन यही काम सारे लोग नहीं करना चाहते थे। कई ऐसे प्राच्यविद थे, प्राच्य विद्वान थे, प्राच्य विद्या का अध्ययन करने वाले, जो देशी भाषाओं को भी महत्व देना चाहते थे। तो इस अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है। और उदाहरण लेते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है फोर्ट विलियम कॉलेज। इस विषय पर मैंने एक पुस्तक लिखी है जो 2018 में प्रकाशित होकर आई है। फोर्ट विलियम कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स का जब मैंने अध्ययन किया नेशनल आर्काइव्स में, जो सामग्री है उसे जुटाने के बाद, उसे देखने के बाद, और जो दूसरी जगहों से चीज़ें उपलब्ध हुई, तो मुझे समझ में आया कि हिंदी आलोचना या हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कितनी भ्रांतियां फैली हुई। अक्सर यह कह दिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही इस संस्थान ने यह भूमिका निभाई कि यहाँ पे कूटनीतिक तरीके से हिंदी उर्दू के भेद को जन्म देने, कूटनीतिक तरीके से, ध्यान दें, बांटो और राज करो की दृष्टि से जन्म देने का प्रयास किया गया। यह संस्थान, अगर आप इसे प्राच्यवाद की सईदी थीसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको यह संस्थान एक तरीके से बस साम्राज्य स्थापना का एक टूल के रूप में दिखाई देगा। और अगर आप उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके
तरीके से रामविलास शर्मा आग्रह कर रहे हैं, तो आपको बाकी चीज़ों का भी जानकारी मिलेगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की वास्तविकता में लोग नहीं जाते। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी चेतना में यह बात थी कि कॉलेज स्थापना करने से जो प्रतिष्ठा अर्जित हो सकती है वह तमाम साम्राज्य के नियंत्रण के बाद भी नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से उसके भीतर यह जो आकांक्षा थी, यह पुराने प्राच्यविदों की ज्ञान की जो परंपरा है उसके प्रभाव में थी। निश्चित रूप से वह साम्राज्यवादी था और साम्राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन वो जो कॉलेज की स्थापना करना चाह रहा था, उसके कॉलेज की स्थापना में बाधा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब बताइए, डॉक्यूमेंट्स देखने से आपको यह जानकारी मिलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वेलेस्ली यह सूचना ही नहीं पहुंचा रहे थे कि वह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनी की आकांक्षा राजस्व वसूली में ज़्यादा थी, मुनाफा कमाने में ज़्यादा थी। ऐसे किसी भी चीज़ में वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़े। और वो हिंदुस्तान में भाषाओं का अध्ययन उतना ही चाहते थे जितना 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले, यानी 1798 में जो ओरिएंटल सेमिनरी थी गिलक्रिस्ट की, उससे उनका काम चल जा रहा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे किसी संस्थान को वो स्थापित ही नहीं होने देना चाह रहे थे। और वेलेस्ली ने बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताए अपनी कॉलेज की नींव डाल दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में बहुत दुखी होकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह इन्फॉर्म किया, यह सूचना दी कि जिस जगह से हमें सबसे ज़्यादा सूचना मिलने का अधिकार है, वहाँ से हमें कोई सूचना नहीं मिल रही। और इसके बाद लगातार यह प्रयास जारी रहा कि फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करवा दिया जाए। और इस चीज़ से वेलेस्ली स्वयं इतना कुपित और इतना दुखी था कि उसने अपने एक मित्र को या अपने किसी परिचित को पत्र में यह लिखा कि मैं अपने भविष्य का जो बचा खुचा जीवन है, इस संस्थान को बचाए रखने में या इस संस्थान को और बड़ा बनाने में मैं लगा देना चाहता हूँ। अब आप बताइए, आप सईदी थीसिस का क्या करेंगे? कंपनी को देखने का यह भी एक नज़रिया है। कंपनी ने हर्टफोर्ड कॉलेज, जो इंग्लैंड में पहले से स्थापित था ब्रिटेन में, उस कॉलेज के माध्यम से अपना काम चला लेना चाह रही थी। और परवर्ती दौर में जैसे ही वेलेस्ली यहाँ से हिंदुस्तान से वापस चला गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की शक्ति में इतनी कटौती की गई, उसके मुनाफे में इतनी कटौती की गई, उस मुनाफे कह रहा हूँ, उसके ऊपर जो फंडिंग थी उस फंडिंग में इतनी कटौती की गई कि फोर्ट विलियम कॉलेज 5 वर्ष तक स्वर्ण युग में रहता है, 1800 से 1805 तक, और उसके बाद क्रमशः उसका क्षरण होने लगता है। दूसरे दशक में ही फोर्ट विलियम कॉलेज इस स्थिति में आ जाता है कि उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं रहती, और तीसरे दशक में तो उसे तोड़ देने की मांगें उठने लगती हैं, जिसे कुछ लोग इसलिए बचा के रखना चाहते हैं क्योंकि यह एक अकादमिक अध्ययन का एक संस्थान था। यानी सईदी थीसिस से अलग जब आप, और उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी के एक्सट्रीम में जाने से अलग जब आप औद्योगिक पूंजी और व्यापारिक पूंजी के इस संक्रमण को समझेंगे और उस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना सरलीकरण किया है। इसी तरह से मैं एक के बाद एक आपको उदाहरण, मैं अब कर ये रहा हूँ कि आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ और आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में, हिंदी साहित्य के आलोचना ग्रंथों में सिर्फ एक चश्मे से, उपनिवेशवाद के चश्मे से चीज़ों को देखने के कारण और उस पद्धति को छोड़ देने के कारण, जिसकी ओर इरफान हबीब इशारा करते हैं कि दूसरे प्रभावी कारकों का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पद्धति का उपयोग न करने के कारण हमने ढेर सारे सरलीकरण किए हैं और गलत निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। कंपनी राज के दौर के विभिन्न तत्वों के बारे में हमने गलत व्याख्याओं को जन्म दिया है। 2 चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट की कि विलियम जोन्स को हमें कैसे समझना चाहिए या एशियाटिक सोसाइटी
की जो पुरानी परंपरा थी जो 18वीं सदी के अंत की थी, उसमें साम्राज्यवाद का पुट कितना देखना चाहिए और पुरानी परंपरा का पुट कितना देखना चाहिए। फिर मैंने आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है और उसे जिस तरीके से साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता है, अगर आप दूसरे प्रभावी कारकों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एक अतिरंजना को जन्म दिया है। वास्तविकता यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज सर्वाइवल के लिए जिससे सबसे ज़्यादा टकरा रहा था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। मेरे पास 20 से 25 मिनट और है जिसमें मैं आपको कुछ और बिंदु स्पष्ट करूं। जैसे कि आप लीजिए उदाहरण गिलक्रिस्ट का, जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने इतिहास के 16वें संस्करण में भी ये लिखते हैं कि गिलक्रिस्ट जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जबकि गिलक्रिस्ट जो है उस कॉलेज में हिंदी हिंदुस्तानी जो विभाग था उसमें अध्यापक थे। इन गिलक्रिस्ट महोदय की ढेर सारी छवियां आपको हिंदी आलोचना जगत में मिल जाएंगी। कुछ विद्वान इन्हें, अगर आप उर्दू के विद्वानों को देखें तो वो इनकी भूमिका को, उर्दू के पक्ष में आप जब इन्हें देखेंगे तो इनकी भूमिका को बहुत सार्थक तरीके से रेखांकित करते हैं। हिंदी के कुछ विद्वान जो हिंदुओं मुसलमानों की परंपरा को अलग करके देखना चाहते हैं और यह मानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, जैसे कि हिंदी मुसलमानों ने कम बोली हो, इस तरह की दृष्टि के जो लोग हैं उन्हें भी गिलक्रिस्ट काफ़ी आकर्षित करते हैं। और जिन लोगों को गिलक्रिस्ट आकर्षित नहीं करते वो उनके ऊपर इतना आक्रमण करते हैं कि वो एक तरीके से साम्राज्यवाद के और कूटनीति के अस्त्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब गिलक्रिस्ट की इतनी वैरिड छवियां आपके आलोचना ग्रंथों में बिखरी पड़ी। रामविलास जी उन्हें कूटनीति के एक पैरोकार के रूप में देखते हैं। पुनः मैं कहूँ, अब आप जब दूसरे कारकों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिलक्रिस्ट की चेतना का निर्माण कैसे हुआ था। गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में आने के बाद अपनी किताबों को रचना शुरू नहीं करते हैं, किताबों की रचना शुरू नहीं करते हैं। वो फोर्ट विलियम कॉलेज में आने से पहले ही 1790 के बाद ही उन्होंने अपनी कई किताबों की रचना कर ली थी और यह किताबें उन्होंने रची थी। ये बेसिक किताबें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत साहित्यिक या आलोचना संपन्न किताबें हैं। इन किताबों में जो हिंदुस्तान में प्रशासन में जिस तरह की भाषा चल रही थी या जो फारसीदा जो खड़ी बोली चल रही थी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी किताबें रची थी। और निश्चित रूप से यह मुनाफे का एक अच्छा माध्यम था, क्योंकि ढेर सारे लोग जो हिंदुस्तान आते थे और प्रशासनिक दायित्वों में जाते थे उन्हें ऐसी किताबों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी पहली बात तो गिलक्रिस्ट की जो भाषा नीति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी या फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा नीति नहीं थी, वह पहले से ही उन्होंने तैयार करके रखा था। लेकिन हम लोगों ने उसे इस पुराना जो विकास है उससे काट कर ही सिर्फ फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ही जोड़कर देखना शुरू किया। गिलक्रिस्ट की दिक्कत ये थी कि गिलक्रिस्ट एक श्रेष्ठता बोध की मानसिकता के साथ, एक अलगाव बोध की मानसिकता के साथ भारतीय साहित्य का और भारतीय भाषाओं का और हिंदी हिंदुस्तानी का अध्ययन करने आते हैं। और गलती वो ये करते हैं कि जो लचीलापन था, जो खड़ी बोली थी, उसके कई शेड्स हिंदुस्तान में प्रचलित थे। आप उसे रेखता कहें, हिंदवी कहें, हिंदुस्तानी कहें, खड़ी बोली कहें, कई अलग अलग शेड्स प्रचलित थे। जो फारसीदा रूप है उसमें ऐसे भी रूप प्रचलित थे जिनमें फ़ारसी बहुत ज़्यादा था और ऐसे फ़ारसी रूप प्रचलित थे जो आम बाज़ारों में भी जिनका उपयोग फारसीदा हिंदुस्तानी के ऐसे रूप प्रचलित थे जो कमतर थे, कम जिनमें फ़ारसी की शब्दावली थी। तो इतने सारे शेड्स प्रचलित थे और गिलक्रिस्ट ने किया क्या कि इसके लचीलेपन को न समझकर अलगाव बोध को ज़्यादा जोर दिया। हिंदी के इन शेड्स की, खड़ी बोली के इन शेड्स की एकता की ओर उनका ध्यान न होकर उसको अलग अलग रूपों में शास्त्रीय रूप देने की, एक अस्मिता, नाम और परिचय देने का काम गिलक्रिस्ट ने कर दिया। हिंदी उर्दू शब्द या इस नाम के प्रयोग को लेकर कोई स्थायित्व नहीं था। जो फारसीदा रूप था उसके लिए गुन्ना बेगम की एक गज़ल उद्धृत करते हैं रामविलास जी, हिंदी का प्रयोग करता था, हिंदी शब्द का प्रयोग होता था।
और उर्दू शब्द का प्रयोग तो 19वीं सदी में बाद में आकर प्रचलन में आया। तो गिलक्रिस्ट की गलती ये थी कि वो अलगाव बोध की मानसिकता के साथ, एक श्रेष्ठता बोध के साथ हिंदी हिंदुस्तानी के शेड्स की ओर जाते हैं और उसके अलग अलग रूपों को अस्मिता, नाम और परिचय दे देते हैं। वहाँ अभी भी कूटनीति का विकास नहीं हुआ है, जैसा कि रामविलास जी समझते हैं। वह प्रक्रिया 2 दशक बाद शुरू होती। पुनः मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप श्रेष्ठता बोध को ध्यान में रखें, अलगाव बोध की मानसिकता को ध्यान में रखें, तो आपको पता चलेगा कि दूसरे प्रभावी कारकों को ध्यान में रखने से गिलक्रिस्ट की छवि ज़्यादा स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है। एक अंग्रेज जाति जो हिंदुस्तान में कभी बसने नहीं आई थी। आप सोचिए कि अंग्रेजों से पहले जो भी हिंदुस्तान आए, जिस तरह से भी आए, वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए। यहाँ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यहीं की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया। आप रजनी पामदत्त और के दामोदरन की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह तर्क और ज़्यादा समझ में आएगा कि अंग्रेज एक पहली ऐसी जाति थी जिसने हमारी आर्थिक व्यवस्था को तो छिन्न भिन्न किया ही, वह हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा नहीं बना। मुगलों ने यहाँ से पैसा बाहर थोड़ी ना भेजा, मुगल हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा बन गए और जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का विकास किया। पूरे सूफी मत के विकास की परंपरा को और भारतीयता से उसके संबंध को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप अंग्रेजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कभी भी भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बनने नहीं आए थे और एक किस्म के अलगाव बोध की मानसिकता से ग्रस्त थे। जिस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने ईसाइयत और लैटिन से जोड़ के देखा था, वैसे ही पुराने प्राच्यविदों ने अरबी को इस्लाम के साथ, फारसी को इस्लाम के साथ और हिंदू परंपरा से इतना जोड़ दिया कि गिलक्रिस्ट जैसे बुद्धिजीवी को उस दौर के किसी को भी आप ले लीजिए, धर्म और भाषा के संबंध को तोड़कर वो देख ही नहीं पाते थे। तो गिलक्रिस्ट ये कैसे मान लेते कि वो एक अलगाववादी परंपरा के वाहक हैं। उन्होंने खंडित करके देखा और ये माना कि हिंदू जो हैं वो हिंदुई की ओर झुकेंगे और जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी उर्दू, उनका जो हिंदुस्तानी है वो ज़्यादातर फारसीदा है। अगर आप उनकी किताबों के उदाहरण देखेंगे तो उतनी आम फहम नहीं है, जैसी जबान हम लोग बोलते हैं उस जबान में उनकी हिंदुस्तानी नहीं है। जब प्रशासन के निकट जो उस दौर की जो भाषा प्रचलित थी, उस तरह की बात उस तरह की भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। उसे गांधी जी के हिंदुस्तानी से मत जोड़ लीजिएगा। गांधी जी जिस हिंदुस्तानी की बात करते हैं वो हिंदुस्तान की वास्तविक जबान है जो आम आदमी बोलता है, जो प्रेमचंद जिससे सहमत दिखाई देते हैं। जब गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो वो प्रशासन के लिए जिस शब्दावली का विकास कर रहे थे और जिस तरह की भाषा को वो जो जेंटलमैन कैडेट के लिए जिस जबान को वो चाहते थे, जो एक्सीलेंट, एसेंशियल, जेन्युइन भाषा वो चाहते थे, एक ऐसी भाषा वो चाहते थे जो बाकी भारतीयों से श्रेष्ठ तरीके से एक अंग्रेज ऑफिसर बोले, तो उनका झुकाव एक ऐसी हिंदुस्तानी की ओर हुआ जो जनपदीय बोलियों से तैयार नहीं हुई थी, जो तैयार हुई थी फारसीदा संस्कृति का और उसकी भाषा का, जिस पर ज़्यादा प्रभाव। अब आप इन सारे प्रभावों को देखेंगे तो गिलक्रिस्ट की छवि आपको ज़्यादा स्पष्ट होकर नज़र आएगी। अगर आप सिर्फ उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की नज़र से उसे देखेंगे तो आपको वो फूट डालो और शासन करो कि सरलीकृत अवधारणा के पुरोधा दिखाई देंगे, वो आपको कूटनीति के प्रचारक दिखाई देंगे। गिलक्रिस्ट की ढेर सारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं को मैं नहीं ज़्यादा चर्चा करने का यहाँ मौका नहीं है। जैसे कि मुनाफे के लिए वो नील की खेती करवाते थे और उन्होंने इसके लिए सेना भी तैयार कर ली थी अपनी उस खेती और उन चीज़ों को बचाने के लिए। और उन्होंने लगातार इंग्लैंड में विद्यार्थियों पर दबाव बनाया था कि जो लोग उनकी किताबों को खरीदेंगे उन्हें उसके लिए वो ज़्यादा जोर लगाते थे कि उनकी किताबें खरीदी जाएं। तो मुनाफे की मानसिकता से बहुत ज़्यादा संचालित। तो इन सारी चीज़ों के आलोक में गिलक्रिस्ट को देखना चाहिए। और गिलक्रिस्ट के ही परवर्ती विद्वान विलियम प्राइस ने इस बात को समझ लिया था और उन्होंने गिलक्रिस्ट की भाषा दृष्टि से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने यह मान लिया कि गिलक्रिस्ट जिस भाषा को प्रचलित या प्रचारित करना चाह रहे हैं हिंदुस्तानी के नाम पर, वह उतनी आम फहम है नहीं जितना कि गिलक्रिस्ट कह रहे हैं। विलियम प्राइस अपने आप को हिंदी का प्रोफेसर कहने लगे और उन्होंने माना कि उनकी जो हिंदी है वो वास्तविक
जो समाज है उसके ज़्यादा निकट है। फिर उन्होंने गिलक्रिस्ट की द्वारा तैयार की गई किताबों को परवर्ती दौर में बदलने का काम किया और उसमें ऐसी हिंदी का विकास किया जो भारतीय जनमानस के ज़्यादा निकट है। मैं नाम में नहीं जा रहा हूँ, आप इसे जिस नाम से पुकारें। सवाल ये है कि विलियम प्राइस ने जिस तरह की शब्दावली का विकास किया, जिस तरह की रचनाओं को जन्म दिया, वो हमारी जनता के, हमारे समाज के ज़्यादा निकट है। लेकिन विलियम प्राइस भी उस भाषा और धर्म के चेतना से अलग पूरी तरह नहीं हो पाते। इस दौर में जो भी बुद्धिजीवी थे वो भाषा और धर्म को जोड़कर देखने का काम कर रहे थे और इसके पीछे उस दौर की ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। इसी तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं कि ढेर सारे लोगों ने यह स्थापित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति और कॉलेज की भाषा नीति एक थी, जबकि आप गहराई में उतरेंगे तो अभी मैंने आपको समझाया कि विलियम प्राइस ही गिलक्रिस्ट की भाषा नीति को या भाषा दृष्टि को जब अस्वीकार कर चुके थे, तो यह कहना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भाषा नीति की प्रेरणा फोर्ट विलियम कॉलेज से ग्रहण करती थी और उसी तरीके की चीज़ों का विकास करती थी, ऐसी बात पूरी तरह से सच यह नहीं है। यह पुनः ऐसा हम समझते हैं क्योंकि हम कूटनीति और साम्राज्यवाद की धारणा में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। आप गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि जो है अपने 19वीं सदी में अपने मुनाफे के विस्तार में थी। भाषा संबंधी किसी चीज़ में वो तभी रुचि लेती थी जब उसके लिए यह अनिवार्य व्यवस्था बन जाए। आप इस दृष्टि से सोचिए कि 1837 तक फारसी अगर प्रशासन में प्रचलित रही तो इसका कारण क्या था? कंपनी तो इतने दिन से शासन कर रही है, 1837 तक फारसी प्रचलित क्यों है, प्रशासन में है क्यों? क्योंकि जो लोग प्रशासन में काम कर रहे थे वो फारसी से संतुष्ट थे और फारसी में काम कर रहे थे, तो कंपनी को लगा कि इसको चलने दिया जाए, फर्क क्या पड़ता है। इसी तरीके से जब आंग्लवादियों का पलड़ा भारी हुआ, एंग्लिसिस्ट हावी हुए यानी मैकाले और ट्रेवेलियन हावी हुए, तो कंपनी धीमे से उनकी ओर झुक ली। ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरीके से उनकी दृष्टि से सहमत थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग थे जो देशी भाषाओं में स्कूली शिक्षा को चाहते थे और ऐसे लोग थे जो न्याय को अंग्रेजी में न देने की बजाय न्याय को देशी भाषाओं में देना चाहते थे। फ्रेडरिक जॉनशोर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही लिखा है कि न्याय जो है देशी भाषाओं में दिया जाना चाहिए ताकि जो लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं उन्हें पता चल सके कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे लोग भी थे जो इस दृष्टि से सोच रहे थे, लेकिन चूँकि उनका पलड़ा भारी हो गया, प्राच्यविदों की पुरानी परंपरा टूट गई और कंट्रोवर्सी में मैकाले और ट्रेवेलियन हावी होने लगे और उस बेंटिंक हावी होने लगे, तो जब ऐसे लोग हावी होने लगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और हम इंग्लैंड में बैठे लोगों का जब यह आकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई नहीं कि अंग्रेजी थोपनी चाहिए या अंग्रेजी परंपरा का विस्तार होना चाहिए, अंग्रेजी सभ्यता का विस्तार होना चाहिए, तो इस दृष्टि से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। यानी कूटनीति या अलगाववाद को जब 1800 में ही भाषा के मामले में हम लोकेट करने लगते हैं तो एक गलती करते हैं। निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी साम्राज्य ने फूट डालो और शासन करो या कूटनीति का प्रयोग किया, लेकिन उसे आप जब 1800 में ही भाषा के मामले में लोकेट करने लगते हैं तो एक किस्म की त्रुटि को जन्म देते हैं। इसके साक्षात प्रमाण आप नहीं दे सकते। आप यह जो अलगाव बोधी मानसिकता है, भाषाई अलगाव बोध की मानसिकता है, उसके पीछे का कारक जो अन्य कारक हैं उसकी चर्चा मैंने गिलक्रिस्ट के संबंध में अभी आपको बताई। और 1820 के आसपास आप देखेंगे कि भाषा के मामले में फिर यह अलगाव बोध और अलगाववादी मानसिकता तेजी से बढ़ने लगती। 5 मिनट और एक दो एग्जाम्पल दे के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक दो और उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण आप लीजिए हिंदी उर्दू संबंध के बारे में। हिंदी उर्दू संबंध के बारे में रामविलास जी ने यही स्थापना दे दी कि गिलक्रिस्ट ने जानबूझकर हिंदी उर्दू को और अलगाववाद को कूटनीति के लिए बांटने का काम किया, जबकि रामविलास जी बहुत सचेत और सतर्क विद्वान थे। रामविलास जी की हिंदी उर्दू संबंधी दृष्टि बहुत साफ थी, लेकिन सिर्फ मात्र यह आकांक्षा कि अंग्रेजों को भारतीय हिंदी जाति के विकास में एक बाधा स्वरूप वो दिखाना चाहते थे और फोर्ट विलियम कॉलेज को इसका एक प्रमुख पत्थर मानते थे। उन्होंने यह गलती कर दी कि गिलक्रिस्ट को भी वो इस कूटनीति से जोड़कर देखने लगे। हिंदी उर्दू के बंटवारे को
कूटनीतिक रूप बाद में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से दिया, लेकिन जिस तरीके से इसे 1800 के आसपास लोकेट करने की कोशिश की जाती है वह एक सरलीकृत दृष्टि का परिणाम है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रामविलास जी को यह समझदारी थी कि जब बाहर से लोग मुसलमान हिंदुस्तान आए तो तुरंत ऐसा नहीं था कि उर्दू का विकास हो गया। ढेर सारे लोग जो आए भारतीय परंपरा में भारतीय जातीयता का हिस्सा बनने लगे और ढेरों ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने यहाँ की भाषाओं और संस्कृतियों को अपनाया और उसमें रचना करने लगे। जब आप दक्कनी को देखते हैं तो आपको उसी सामासिकता का पता चलता है जिसका विकास हो रहा था। फारसीदा शैली का, खड़ी बोली की फारसीदा शैली का विकास जब आप 18वीं सदी के में आप 17वीं 18वीं सदी में तब देखते हैं जब मतरुकात का सिद्धांत अपनाया जाता है और यह सोचा जाने लगता है कि बड़ा कवि, बड़ा रचनाकार वही है जो ज़्यादा फारसीदा चीज़ें अपनी भाषा में लिखेगा। तो इस तरह के मतरुकात अपनाए जाने के कारण ढेरों ऐसे रचनाकार हो गए जो जनपदीय बोलियों से कट गए और एक ऐसी फारसीदा शैली का विकास हुआ जिसका जनता से वास्तविक संबंध नहीं था। हिंदी के मामले में कुछ लोगों ने संस्कृत से इसे जोड़कर यही करने का काम किया। इस बात की समझदारी रामविलास जी को थी, लेकिन रामविलास जी ने जब 1800 में आते हैं तो उन्हें तुरंत ही कूटनीति दिखाई देने लगती है, क्योंकि साम्राज्यवाद पर प्रहार करना उन्हें जरूरी लगा और हिंदी जाति के साथ जो एक बाधा उत्पन्न हुई थी अंग्रेजों के आने से, उसके बाधा के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज या दूसरे संस्थानों को देखना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगने लगा। तो वो त्रुटि कर गए, ये गलती उनसे हो गई। यही हिंदी उर्दू की कूटनीति उन्हें कुछ समय बाद लोकेट करनी थी, जबकि इस दौर को जब आप देखते हैं तो उसे अलगावबोधी मानसिकता के साथ देखना चाहिए, अलगाववाद की चेतना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। धर्म और भाषा का जो संबंध अंग्रेज देखते आए थे उससे जोड़ के देखना चाहिए। प्राच्यविदों ने जो गलत दृष्टि स्थापित कर दी थी धर्म और भाषा की, उससे जोड़कर देखना चाहिए। परवर्ती दौर में चीज़ें ज़्यादा साम्राज्यवादी, ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा कूटनीतिक होती चली गई। ऐसे ही प्रेम सागर को लीजिए। प्रेम सागर को हिंदी के इतिहास ग्रंथों में जो लोग हिंदी को हिंदुओं से जोड़कर देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्थापित करने का काम किया, जबकि स्पष्टतः प्रेम सागर की भाषा एक बनावटी भाषा थी जो केवल गिलक्रिस्ट के कहने पर लल्लू लाल जी ने जिसको जन्म दिया था। अन्यथा अगर आप लल्लू लाल की अपनी भाषा को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो फारसी से आते थे। जैसे उन्होंने अपना जो आत्मकथा लिखी है उसमें तैनात शब्द का प्रयोग किया है, तर्जुमा शब्द का प्रयोग किया, बहुत सहजता से उन्होंने फारसी के शब्दों को आने दिया है। जबकि बैताल पचीसी जो रचना थी, जो एकदम आम जन की जबान में लिखी गई थी, उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिला। बैताल पचीसी की भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो आज की हिंदी की ज़्यादा नज़दीक ठहरती है, जनपदीय बोलियों से उसका संबंध ज़्यादा नज़दीक का ठहरता है। लेकिन इतिहास ग्रंथों ने प्रेम सागर को स्थापित करना ज़्यादा, अब इसे तो आपको अस्मिता की नज़र से देखना होगा, इसे सिर्फ साम्राज्य की नज़र से नहीं देख सकते कि जो हिंदूवादी मानसिकता से चीज़ों को देख रहे थे उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में प्रेम सागर को स्थापित करने का काम किया और बैताल पचीसी से को उर्दू की टोकरी में डाल दिया। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल ने बैताल पचीसी, माधोनल, सिंहासन बत्तीसी और किसी एक कृति को, शकुंतला नाटक को एकदम से उर्दू की टोकरी में डाल दिया। जबकि आप बैताल पचीसी और शकुंतला नाटक की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैताल पचीसी की भाषा कितनी सहज और सरल है और फारसी के प्रभाव से एकदम मुक्त जो भाषा प्रेम सागर की है उसकी तुलना में वह कितनी बेहतर है। तो इस तरीके से ढेर सारी त्रुटियों को हम लोगों ने जन्म दिया सिर्फ एक ही चश्मे से चीज़ों को देखने के कारण। दो पक्ष हैं इसके, एक तो हमने तथ्यात्मक दृष्टि से चीज़ों की कम जानकारी जुटाई, अभिलेखागारीय शोध कम हुए, और दूसरा जो कारण है कि एक सरल तरीका है उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी के विकास के बाद चीज़ों का ठीकरा जो है उपनिवेशवाद मात्र पर फोड़ लेने का जो सरल तरीका है उसका बुद्धिजीवियों ने अपने आलोचना ग्रंथ में बहुत उपनिवेशवाद के खेल कोट अनकोट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। चीज़ों को इतना सरल करके नहीं देखना चाहिए। एजाज अहमद, इरफान हबीब, सुमित सरकार जैसे इतिहास के बड़े विद्वान हमसे जो अपेक्षा रखते हैं, जिन चीज़ों को अपनाने को कहते हैं, जिन पद्धतियों को अपनाने को कहते हैं, जिस गूढ़ता में जाने को कहते हैं, जितना सर खपाने को कहते हैं, मेहनत करने को कहते हैं, उसमें अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। यह बहुत आसान है, ख़ास तौर से जिनका मैंने नाम लिया उसमें कई मार्क्सवादी थे। उन मार्क्सवादियों के लिए बहुत आसान था कि साम्राज्यवाद पे सारा ठीकरा फोड़ दें।
लेकिन साम्राज्यवाद पे ठीकरा फोड़ना, उपनिवेशवाद पे ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है। आपको सारे पहलू, सारे पक्ष खोल कर निकालने होंगे, हर तरह के प्रभावों को देखना होगा, तभी पूरा स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होगा। अधूरी बातें बताना भी बहुत उचित नहीं है, हमें पूरा चेहरा स्पष्ट करना चाहिए और ऐसी हिंदी के विकास को समझने की कोशिश करना चाहिए जो हमारी जातीय भाषा थी, जिसको सब बोलते थे, वो आप धर्म से जिसका संबंध नहीं था। केदार जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है जो अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में कोट करता हूँ कि राज नहीं भाषा, भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को, कि इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाज़ों का बूंद बूंद अर्क, कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज़ भी मैं सब बोलता हूँ ज़रा ज़रा जब बोलता हूँ हिंदी। यानी वो हिंदी जो हमारे पास आखिरी सिक्के की तरह रह जाती है। जब आप उस हिंदी के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी त्रुटियाँ की हैं अपनी परंपराओं को, अपनी परंपरा को, अपने अतीत को, कंपनी राज के दौर में हिंदी के विकास को समझने में। धन्यवाद।